नमस्कार सभी साथियों को। आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। कैसे हो? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो आज की क्लास में हम देखने वाले हैं करंट अफेयर 10 अप्रैल 2026। क्लास शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे वीडियोज़ का नोटिफ़िकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और प्लस आइकन को ज़रूर दबाएँ। तो शुरू करते हैं, बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि दुनिया का पहला कमर्शियल U6 GHZ इंटरनेट नेटवर्क किस देश में या किस देश ने लॉन्च किया है? अमेरिका, चीन, संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE या जापान? तो कौन से देश ने लॉन्च किया है? क्या होगा इसका सही आंसर? बताएँगे आप? कमेंट करें इसको। इसका सही आंसर हो जाएगा UAE, संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है? दुनिया का पहला कमर्शियल U6 GHZ बैंड आधारित इंटरनेट नेटवर्क यूनाइटेड अरब अमीरात संयुक्त अरब अमीरात ने लॉन्च किया है। ये नेटवर्क इसकी जो स्पीड है बहुत हाई स्पीड है, कम लेटेंसी है, ठीक है? इसका उपयोग मुख्य रूप से अगली पीढ़ी की जो 5G, 6G रेडी नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें किया जाएगा। किसके लिए? 5G एंड 6G रेडी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें इनका उपयोग किया जाएगा। यूएस 6 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बैंड पर ये जो नेटवर्क है, ये 6 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर उन्नत वायरलेस तकनीक है ये। इसमें पारंपरिक जो वाईफ़ाई और 5G की जो स्पीड है, उससे काफ़ी अधिक स्पीड और क्षमता प्रोवाइड करवाता है ये नेटवर्क, ठीक है? इससे जो भविष्य में आने वाली जो 6G टेक्नोलॉजी अभी कौन-सी चल रही है, 5G चल रही है, भविष्य में जो आने वाली 6G टेक्नोलॉजी है, उसके ये आधार माना जाता है। जिससे कम लेटेंसी मतलब लैग इसमें कम मिलेगा, इंटरनेट की स्पीड बहुत तेज़ होगी, स्मार्ट सिटी और जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, उनके लिए ये उपयोगी होगी और भारी डेटा ट्रांसफर क्षमता के लिए ये उपयोगी साबित होगी। ठीक है? तो जो यूएई है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, वो तकनीक और डिजिटल इनोवेशन में अग्रणी देश हैं, उनमें से एक है ये। ठीक है? वहाँ पे इनोवेशंस को काफ़ी प्रायोरिटी मिलती है। जैसे यूएई की अगर हम देखते हैं, संयुक्त अरब अमीरात यूएई है, इसकी कैपिटल क्या होगी? कैपिटल उसका होगा अबू धाबी। कैपिटल क्या होगा इसका? अबू धाबी, ठीक है? दुबई जो शहर है इसका, दुबई, दुबई इसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट शहर है, जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स के लिए। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स के लिए ये फेमस है पूरी दुनिया के अंदर। लोग लग्ज़रियस लाइफ़ को स्पेंड करने के लिए या लग्ज़रियस मोमेंट स्पेंड करने के लिए लोग दुबई जाते हैं टूर पे, फॉरेन टूर्स पे, ठीक है? तो यूएई ने 5G और एआई आधारित तकनीकों पर भारी निवेश किया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात यूएई। यूएई ने दुनिया का पहला U6 GHZ इंटरनेट नेटवर्क है, वो लॉन्च किया है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है? इसको डिलीट करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आपके स्क्रीन पर कि सीआरपीएफ शौर्य दिवस कब मनाया जाता है? सीआरपीएफ शौर्य दिवस कब मनाया जाता है? 8 अप्रैल, 9 अप्रैल, 10 अप्रैल या 11 अप्रैल को? तो सीआरपीएफ का शौर्य दिवस है कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा? क्या होगा इसका सही आंसर? सीआरपीएफ शौर्य दिवस कब मनाया जाता है? सीआरपीएफ शौर्य दिवस कब मनाया जाता है? क्या होगा इसका सही आंसर? 8 अप्रैल, 9 अप्रैल, 10 अप्रैल, 11 अप्रैल? क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 9 अप्रैल। सीआरपीएफ शौर्य दिवस मनाया जाता है आपका 9 अप्रैल को। सीआरपीएफ शौर्य दिवस मनाया जाता है 9 अप्रैल को। सीआरपीएफ सीआरपीएफ का फुल फॉर्म क्या है? सीआरपीएफ का फुल फॉर्म है
सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। इसका जो शौर्य दिवस है, शौर्य दिवस, शौर्य दिवस, वैल्यूअर डे कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 9 अप्रैल को। 9 अप्रैल को शौर्य दिवस मनाया जाता है। हर दिन सीआरपीएफ जवानों की वीरता और बलिदान को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। ये जो दिवस मनाया जाता है, ये किस दिन की सेलिब्रेशन में मनाया जाता है? 1965 की बात है। 9 अप्रैल 1965 को गुजरात की सीमा पर, गुजरात की सीमा पर एक पोस्ट थी जिसका नाम था सरदार पोस्ट। सरदार पोस्ट पर जो सीआरपीएफ के जवान थे, उन्होंने एक असाधारण वीरता दिखाई थी। उसकी याद में उन्होंने, क्या हुआ था कि वहाँ पे पाकिस्तानी हमले का डटकर सामना किया था और देश की रक्षा की थी। इसी घटना की स्मृति में ये दिवस मनाया जाता है। सरदार पोस्ट कहाँ पे? गुजरात में, गुजरात सीमा पर है। ठीक 1965 के युद्ध में जो सीआरपीएफ के जवान थे, उन्होंने पाकिस्तानी सेना का डट कर के सामना किया था। उसी दिन को याद करने के लिए हर वर्ष 9 अप्रैल को शौर्य दिवस मनाया जाता है। इसमें देश के आंतरिक सुरक्षा में सीआरपीएफ की भूमिका को सम्मान दिया जाता है, शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित किया जाता है और जवानों के साहस और कर्तव्य निष्ठा को याद किया जाता है। अपन थोड़ा-सा एक बात और देखें कि सीआरपीएफ है, इसकी स्थापना कब हुई थी? सीआरपीएफ की स्थापना कब होती है? सीआरपीएफ की स्थापना थी 1939 में, ठीक है? ये भारत का सबसे बड़ा केंद्रीय अर्धसैनिक बल है, ये पैरामिलिट्री फोर्स है, भारत की सबसे बड़ा केंद्रीय अर्धसैनिक बल है। सबसे बड़ा केंद्रीय अर्धसैनिक बल है, अर्धसैनिक बल है, पैरामिलिट्री फोर्स है। किसके अंदर में काम करता है ये? ये गृह मंत्रालय के अंडर में काम करता है। गृह मंत्रालय के अंडर में काम करता है। इसका मुख्य कार्य आंतरिक सुरक्षा, नक्सल विरोधी अभियान, दंगा नियंत्रण आदि। ठीक, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? 9 अप्रैल। सीआरपीएफ शौर्य दिवस कब मनाया जाता है? 9 अप्रैल को मनाया जाता है। किसके याद में मनाया जाता है? सरदार पोस्ट गुजरात सीमा पर सीआरपीएफ के सैनिकों या जवानों द्वारा दिखाए गए शौर्य, उनकी वीरता की याद में मनाया जाता है। 9 अप्रैल 1965 को सरदार पोस्ट पर गुजरात सीमा के पास में हुई जो पाकिस्तान के साथ अ, पाकिस्तान के साथ जो युद्ध चल रहा था, उसमें सीआरपीएफ के जवानों द्वारा जो वीरता दिखाई गई, उसको याद करने के लिए उनकी स्मृति में हर साल 9 अप्रैल को मनाया जाता है शौर्य दिवस, सीआरपीएफ शौर्य दिवस। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, इसको डिलीट करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, आपकी स्क्रीन पर, ऑपरेशन हिम सेतु किस राज्य में लॉन्च किया गया है? ऑपरेशन हिम सेतु किस राज्य में लॉन्च किया गया है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम या अरुणाचल प्रदेश? क्या होगा इसका सही आंसर, क्या होगा? ऑपरेशन हिम सेतु किस राज्य में लॉन्च किया गया है? क्या आंसर होगा? ऑपरेशन हिम सेतु किस राज्य में लॉन्च किया गया है? इसका सही आंसर होगा आपका सिक्किम में। क्या होगा इसका सही आंसर? सिक्किम। ऑपरेशन हिम सेतु सिक्किम में लॉन्च किया गया है। कहाँ पे लॉन्च किया गया है ऑपरेशन हिम सेतु? सिक्किम में। ऑपरेशन हिम सेतु सिक्किम में लॉन्च किया गया है। तो हम देखते हैं कि ऑपरेशन हिम सेतु जो है, भारतीय सेना द्वारा एक उच्च ऊंचाई, हाई एल्टीट्यूड राहत और संपर्क बहाली अभियान के रूप में सिक्किम में लॉन्च किया गया। तो इसमें क्या था कि हाई एल्टीट्यूड, उच्च ऊंचाई, हाई एल्टीट्यूड, हाई एल्टीट्यूड, हाई एल्टीट्यूड, हाई एल्टीट्यूड, उच्च ऊंचाई पर, हाई एल्टीट्यूड पर, उच्च ऊंचाई पर राहत और संपर्क बहाली अभियान के रूप में, संपर्क बहाली अभियान के रूप में, सिक्किम में लॉन्च किया गया है। में सिक्किम में लॉन्च किया गया है। सिक्किम में लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है?
ये भारतीय सेना के द्वारा लॉन्च किया गया है। भारतीय सेना के द्वारा लॉन्च किया गया है, भारतीय सेना द्वारा, ठीक है? तो ऑपरेशन हिमसेतु सिक्किम में लॉन्च किया गया भारतीय सेना के द्वारा, किसके लिए किया गया? कि जो हाई एल्टीट्यूड्स होते हैं, उस पे राहत और संपर्क बहाली अभियान किस तरीके से चलाया जाएगा। इसका उद्देश्य है कि दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में राहत को पहुँचाने के लिए भारतीय सेना के द्वारा लॉन्च किया गया है। कुछ-कुछ चुनौतियाँ हैं, कैसी चुनौती जैसे भारी बर्फबारी हो गई, खराब मौसम हो गया या दुर्गम भू-भाग हो गया, तो उन पे किस तरीके से राहत कार्य किए जाएँगे या संपर्क बहाली किया जाए, ठीक है? तो इसमें जो क्षेत्र चुना गया है वह सिक्किम के सीमावर्ती और हाई एल्टीट्यूड वाले इलाके को चुना गया है। सिक्किम है भारत का पूर्वोत्तर पर्वतीय राज्य है। सिक्किम की जो सीमाएँ हैं, सिक्किम में पूर्वोत्तर भारत का पर्वतीय राज्य है। इसकी सीमाएँ जो है ना, सिक्किम की सीमाएँ किस-किस से लगती हैं? सिक्किम की सीमाएँ चीन से लगती है, चीन मतलब तिब्बत से, ठीक है? नेपाल और भूटान, नेपाल और भूटान से इसकी सीमाएँ लगती हैं। तो सिक्किम की अगर राजधानी की बात करें तो राजधानी सिक्किम की क्या है? गंगटोक है। सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोक। तो ऑपरेशन हिमसेतु भारतीय सेना द्वारा हाई एल्टीट्यूड जो क्षेत्र है उनमें राहत और संपर्क कार्यप्रणाली के उद्देश्य से सिक्किम में लॉन्च किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सिक्किम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? इसको इरेज़ करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अंतरिक्ष यान मिशन संचालन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित हुआ? मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद। क्या होगा इसका आंसर? अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2026 किस पर? अंतरिक्ष यान मिशन संचालन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2026 अंतरिक्ष यान अंतरिक्ष यान मिशन संचालन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2026 कहाँ पर आयोजित हुआ? क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर आपकी स्क्रीन पर है, बेंगलुरु में। कहाँ पर हुआ? बेंगलुरु में। अंतरिक्ष यान मिशन संचालन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2026 कहाँ पर शुरू हुआ है? बेंगलुरु में हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं अपन इंटरनेशनल इंटरनल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन स्पेसक्राफ्ट इसके स्पेसक्राफ्ट मिशन ऑपरेशंस ऑपरेशंस 2026 ये इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? बेंगलुरु में हुआ। बेंगलुरु भारत का प्रमुख अंतरिक्ष और एरोस्पेस हब माना जाता है। अंतरिक्ष और एरोस्पेस हब माना जाता है भारत का। कौन? बेंगलुरु। इसलिए इसे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो है इससे रिलेटेड अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन बेंगलुरु में आयोजित किए गए। इसके उद्देश्य क्या-क्या थे सम्मेलन के? तो सम्मेलन का उद्देश्य था कि अंतरिक्ष यान जो संचालन उनके तकनीकों पर चर्चा करना, मिशन मैनेजमेंट और कंट्रोल सिस्टम को बेहतर बनाना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना, नई अंतरिक्ष तकनीकों का आदान-प्रदान। बेंगलुरु को भारत का इंडियाज़ स्पेस सिटी कहा जाता है। इंडियाज़ स्पेस सिटी कहा जाता है। बेंगलुरु को इंडियाज़ स्पेस सिटी कहा जाता है। यहाँ भारत की प्रमुख एजेंसी है, जो अंतरिक्ष संस्थाएँ हैं, वो स्थित है। ठीक है? जैसे कि इसरो है, इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बेंगलुरु में। इसरो का मुख्य कार्य क्या है? इसरो का फुल फॉर्म क्या है? पहले तो ये देखते हैं इसरो का क्या है फुल फॉर्म? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? इसका मुख्यालय वहीं पे है। इसरो का मुख्य कार्य क्या है? अंतरिक्ष अनुसंधान और उपग्रह प्रक्षेपण। इसका मुख्य कार्य इसका कार्य है इसका कार्य है मुख्य कार्य क्या है? अंतरिक्ष अनुसंधान। मुख्य कार्य है अंतरिक्ष अनुसंधान अनुसंधान और उपग्रह प्रक्षेपण उपग्रह प्रक्षेपण।
ठीक है? तो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन स्पेसक्राफ्ट मिशन ऑपरेशंस 2026 अंतर्रा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2026 अंतरिक्ष यान मिशन संचालन पर कहाँ आयोजित हुआ? बेंगलुरु के अंदर आयोजित होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बेंगलुरु हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर वर्ल्ड 10 के बेंगलुरु 2026 का ग्लोबल एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? हुसैन बोल्ट को, मोफारा ब्लैंक, व्लासिक या एलिवुड किपचोगे इसे नियुक्त किया गया है। वर्ल्ड 10 के बेंगलुरु 2026 का ग्लोबल एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? क्या होगा इसका सही आंसर? सही आंसर क्या होगा इसका? सही आंसर आपका हो जाएगा इसका ब्लैंक व्लासिक को। सही आंसर आपका ब्लैंक व्लासिक, ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। वर्ल्ड 10 के बेंगलुरु है भारत की प्रमुख रोड रनिंग प्रतियोगिता है, जो कहाँ पर करवाई जाती है? बेंगलुरु में करवाई जाती है। हर साल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको करवाया जाता है। इसमें एलीट और एमेच्योर दोनों भाग लेते हैं, दोनों तरह के जो धावक है वो भाग लेते हैं। तो ये जो है वर्ल्ड 10 के बेंगलुरु, ये वर्ल्ड 10 के बेंगलुरु, ये क्या चीज़ है? ये भारत की एक प्रमुख रोड रनिंग, जिसमें 10 किलोमीटर की दौड़ होती है, एक प्रतियोगिता है। हर साल कहाँ पर करवाई जाती है? बेंगलुरु में करवाई जाती है। बेंगलुरु में करवाई जाती है, हर साल करवाई जाती है। इसमें दोनों तरह के जो धावा का काम मतलब पार्टिसिपेट करते हैं इसमें, एलाइट और नौसिखी टाइप की जो है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? वर्ल्ड 10 के बेंगलुरु 2026 का ग्लोबल एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? ब्लैंक क्लासिक को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि 8वें पोषण पखवाड़े का शुभारंभ किस स्थान पर किया गया? 8वें पोषण पखवाड़े का शुभारंभ किस स्थान पर किया गया है? मुंबई, कोलकाता, नई दिल्ली या लखनऊ? तो क्या होगा इसका सही आंसर? किस स्थान पर किया गया है? पोषण पखवाड़ा 2026 का 8वें जो संस्करण है, उसका शुभारंभ कहाँ पर किया गया है? क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका न्यू दिल्ली में। यहाँ पर किया गया है न्यू दिल्ली, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। न्यू दिल्ली के अंदर इसका आयोजन किया गया है। तो पोषण पखवाड़ा 2026 के 8वें संस्करण का आयोजन किया गया कहाँ पर? नई दिल्ली में किया गया। ये कार्यक्रम जो है देश में पोषण और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए आयोजित किया जाता है। किसके लिए आयोजित किया जाता है? पोषण और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए। पोषण एवं स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए, पोषण एवं स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए ये कार्यक्रम किया जाता है। इसका उद्देश्य है कि कुपोषण को कम करना। उद्देश्य क्या है? कि कुपोषण को कम करना। उद्देश्य है कुपोषण को कम करना। ठीक। बच्चों और महिलाओं में पोषण स्तर में सुधार। बच्चों एवं महिलाओं में बच्चों एवं महिलाओं में महिलाओं के पोषण स्तर में सुधार। पोषण स्तर में सुधार। ठीक है। स्वस्थ आहार के बारे में जागरूकता। स्वस्थ आहार के बारे में जागरूकता। बारे में जागरूकता और सरकारी पोषण योजनाओं का प्रचार।
ठीक है? ये जो सारी चीज़ें चलाई जा रही हैं, वो चलाई जा रही है पोषण अभियान के तहत चलाई जा रही है। पोषण अभियान के तहत ये चलाई जा रही हैं। पोषण अभियान के तहत चलाई जा रही है सब, है ना? तो हम देखते हैं पोषण अभियान की शुरुआत कब होती है? इसकी शुरुआत होती है 2018 के अंदर, शुरुआत होती है 2018, ठीक है? इसका संचालन कौन करता है? हुँ, इसका संचालन कौन करता है? पोषण अभियान है, इसका संचालन कौन करता है? तो इसका संचालन करता है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट चाइल्ड चाइल्ड डेवलपमेंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? 8 अप्रैल, 9 अप्रैल, 10 अप्रैल या 11 अप्रैल को कब मनाया जाता है? क्या होगा इसका सही आंसर क्या होगा? विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 8 अप्रैल, 9 अप्रैल, 10 अप्रैल या 11 अप्रैल? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हो जाएगा 10 अप्रैल। तो वर्ल्ड होम्योपैथी डे हर साल कब मनाया जाता है? 10 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, ये देश होम्योपैथी चिकित्सा प्रणाली के जनक थे। होम्योपैथी चिकित्सा प्रणाली है। होम्योपैथी चिकित्सा प्रणाली, इसके जनक कौन थे? इसके जनक थे सैमुअल हाइनेमन। हाइनेमन इनके जनक थे। इसकी जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। इनकी जयंती के अवसर पर। विश्व होम्योपैथी दिवस का उद्देश्य क्या है? कि होम्योपैथी चिकित्सा के प्रति जागरूकता बढ़ाना, वैकल्पिक चिकित्सा प्रणाली के उपयोग और लाभों को समझना, अनुसंधान विकास को प्रोत्साहित करना और वैश्विक स्वास्थ्य प्रणाली में इसकी भूमिका को मजबूत करना। इसकी शुरुआत कब होती है? होम्योपैथी चिकित्सा की 18वीं शुरुआत होती है इसकी 18वीं शताब्दी के अंत में। 18वीं शताब्दी के अंत में इसकी शुरुआत होती है। इसका सिद्धांत है कि समान रोग है, समान औषधि से ठीक होता है। सिद्धांत है इसका, सिद्धांत है कि समान रोग समान औषधि से ठीक होता है। लाइकर्स लाइक लाइकर्स लाइक कर्स लाइक, ठीक है, समान रोग है, समान औषधि से ठीक होता है। और इसका जो संचालन है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष द्वारा किया जाता है। संचालन किसके द्वारा किया जाता है? मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, इसके द्वारा इसका संचालन किया जाता है। तो विश्व होम्योपैथी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? हर साल 10 अप्रैल को मनाया जाता है। 10 अप्रैल, ठीक है? हर साल 10 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला सवाल देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है कि टोलाम किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो क्या होगा इसका सही आंसर क्या होगा? कंबोडिया, वियतनाम, लाओस या थाईलैंड? क्या होगा इसका सही आंसर? सही आंसर आपका क्या हो जाएगा इसका? कौन से देश के बने हैं? तो ये बने हैं वियतनाम के। कौन से देश के बने? वियतनाम के। तो टोलाम वियतनाम के राष्ट्रपति बन गए हैं।
इससे पहले ये थे जन सुरक्षा मंत्रालय, उसके वरिष्ठ पद पर ये काम कर चुके हैं। हम वियतनाम के बारे में अगर बात देखें तो इनकी राजधानी क्या है? हनोई है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 1 ट्रिलियन टर्नओवर हासिल करने वाली पहली भारतीय एफएमसीजी कंपनी कौन-सी बनी है? एफएमसीजी का मतलब है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। 1 ट्रिलियन है, 1 ट्रिलियन टर्नओवर वाली, यानी 1 लाख करोड़ का ट पतंजलि, डाबर, अमूल या हिंदुस्तान यूनिलीवर, कौन-सी कंपनी बनी है? क्या होगा इसका सही आंसर, क्या होगा राइट आंसर? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा अमूल। क्या हो जाएगा सही आंसर इसका? अमूल। अमूल भारत की पहली एफएमसीजी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनी बनी है, जिसने 1 लाख करोड़ यानी कि 1 ट्रिलियन 1 ट्रिलियन रुपीज़ 1 ट्रिलियन रुपीज़ यानी कि ये कितने के बराबर होता है? 1 लाख करोड़ इसका टर्नओवर तक पहुँचने वाली या टर्नओवर हासिल करने वाली कंपनी बनी है। अमूल एक सहकारी दुग्ध ब्रांड है, जिसे गुजरात के किसानों द्वारा संचालित किया जाता है। अमूल का अगर हम देखें तो है अमूल का पूरा नाम है आनंद 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 मिल्क यूनाइटेड अरे! आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। ये ब्रांड मालिक है गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क कॉर्पोरेट फेडरेशन इसका मालिक है। उत्पाद में तो मिल्क प्रोडक्ट्स में बनाते हैं दूध, घी, मक्खन, आइसक्रीम, चीज़ें आदि, आदि, आदि। ठीक है? तो ये 1 ट्रिलियन टर्नओवर हासिल करने वाली भारत की पहली एफएमसीजी ये जो ब्रांड है या कंपनी बन गई है। ठीक है? ये जो चीज़ है ना व्हाइट रिवॉल्यूशन था हमारा श्वेत क्रांति उसकी सफलता का प्रतीक है ये। ठीक है? इसकी शुरुआत कब की गई थी? अमूल की शुरुआत कब हुई थी? अमूल की शुरुआत कब हुई थी? एक चीज़ देख लेते हैं कि अमूल की शुरुआत होती है 1946 में। ठीक है? देखें हम व्हाइट जो रिवॉल्यूशन था व्हाइट रिवॉल्यूशन यानी श्वेत क्रांति, उनके जनक कौन थे? वर्गीस कुरियन वर्गीस कुरियन है ना? वर्गीस कुरियन। श्वेत क्रांति के जनक कौन थे? वर्गीस कुरियन थे। भारत दुनिया के सबसे बड़े दूध उत्पादक देशों में से एक है, ये आपको पता होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें 1 ट्रिलियन टर्नओवर हासिल करने वाली भारत की एफएमसीजी कंपनी कौन-सी है? अमूल है। ये आपको याद हो रखना होगा ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, कभी भी कोई से भी एग्ज़ाम में आ सकता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कि भारत की पहली चालक रहित पॉड टैक्सी परियोजना किस राज्य में शुरू हुई है? दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र या कर्नाटक? क्या होगा इसका सही आंसर क्या होगा? आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है ये क्वेश्चन, क्या होगा इसका सही आंसर? भारत की पहली चालक रहित पॉड टैक्सी परियोजना किस राज्य में शुरू हुई है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर आपका होगा महाराष्ट्र। क्या होगा इसका सही आंसर? महाराष्ट्र होगा इसका सही आंसर। तो भारत की पहली चालक रहित ड्राइवरलेस और टैक्सी परियोजना का शुभारंभ कहाँ पर हुआ है? महाराष्ट्र के अंदर हुआ है। यह परियोजना शहरी परिवहन को आधुनिक और स्वचालित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसमें क्या होगा? पॉड टैक्सी एक छोटे स्वचालित इलेक्ट्रिक जो वाहन है उस पर आधारित एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। क्या है? छोटे स्वचालित इलेक्ट्रिक वाहन पर आधारित पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है एक पॉड टैक्सी। ठीक है? फूड टैक्सी पूरी तरीके से ड्राइवरलेस तकनीक पर आधारित है, इलेक्ट्रॉनिक और पर्यावरण अनुकूल बनाने की कोशिश है, कम जगह में अधिक यात्रियों को सेवा देने की क्षमता है, ट्रैफिक जाम को कम करने में सहायक स
इस प्रकार की तकनीक है ना, इस प्रकार की तकनीक को पर्सनल रैपिड ट्रांजिट भी कहा जाता है। जो स्मार्ट सिटी है भविष्य के परिवहन मॉडल का एक हिस्सा है। भारत में तकनीक पहली बार पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू की गई है। ये भविष्य में मेट्रो बस सिस्टम का विकल्प बन सकती है। जैसे मेट्रो और बस सिस्टम है उसका विकल्प बन सकती है। क्या? पॉड टैक्सी। इसका कहाँ पर शुरुआत की गई है? इसकी शुरुआत की गई है महाराष्ट्र के अंदर। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। किस राज्य ने किस राज्य ने कैंसर को नोटिफाई करने योग्य बीमारी घोषित किया? कैंसर को नोटिफाई करने योग्य बीमारी घोषित कर दिया है। केरल, कर्नाटक, तेलंगाना या तमिलनाडु। तो किस राज्य ने किया है? क्या होगा इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा तेलंगाना। तेलंगाने तेलंगाना ने उसको नोटिफाई करने योग्य बीमारी घोषित किया है कैंसर को। तेलंगाना सरकार ने कैंसर को नोटिफाइबल डिजीज सूचना योग्य बीमारी घोषित किया है। इसका मतलब अब ये है कि अब सभी जो हॉस्पिटल और स्वास्थ्य संस्थान हैं, उनको कैंसर के मामले की जानकारी सरकारी स्वास्थ्य विभाग को अनिवार्य रूप से देनी होगी। इसका उद्देश्य ये है कि इससे क्या है ना राज्य में कैंसर के मामलों का सटीक डेटा संग्रह होगा, बीमारी की निगरानी को मजबूत किया जा सकता है, समय पर उपचार और स्वास्थ्य नीतियाँ बनाई जा सकती हैं, कैंसर नियंत्रण कार्यक्रमों को प्रभावी बनाया जा सकता है। ठीक है। कैंसर एक गंभीर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। भारत के अंदर जो कैंसर के मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। बढ़ते मामलों को देखते हुए डेटा मैनेजमेंट एक इम्पोर्टेंट फैक्टर हो जाता है। स्वास्थ्य क्षेत्र का संचालन किस मंत्रालय द्वारा किया जाता है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा किया जाता है। कैंसर के जो क्या-क्या कारण हो सकते हैं? कैंसर के प्रमुख कारणों में से देख लेते हैं कि कैंसर के कारण क्या-क्या हो सकते हैं? एक तो तंबाकू, गुटखे, पान, मसाले ये जो भी है, जीवन शैली के जो चीज़ें हैं, प्रदूषण आनुवंशिक कारण भी हो सकता है। प्रदूषण हो गया, आनुवंशिक कारण भी हो सकता है। ठीक है। तो कैंसर को वाली करने योग्य नोटिफ़ाई करने योग्य बीमारी घोषित किस राज्य ने किया है? कैंसर को नोटिफ़ाई करने योग्य नोटिफ़ाएबल डिजीज़ घोषित करने वाला राज्य है तेलंगाना। अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत और किस देश के बीच में साइक्लोन 2026 सैन्य अभ्यास होगा? साइक्लोन 2026 फ्रांस, अमेरिका या मिस्र या रूस? किस-किस देश के बीच में होगा? क्या होगा इसका सही आंसर क्या होगा? फ्रांस, अमेरिका, मिस्र या रूस? किस-किस देश के बीच में होगा? सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा मिस्र। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मिस्र। तो एक्सरसाइज़ साइक्लोन 2026 भारत और इजिप्ट के बीच में, इजिप्ट और इंडिया इनके बीच में होगा कौन-सा अभ्यास? एक्सरसाइज़ एक्सरसाइज़ साइक्लोन 2026 दोनों देशों की सेनाओं के बीच में रक्षा सहयोग और सैन्य तालमेल को मजबूत करने के लिए आयोजित किया जाएगा कौन-सा अभ्यास? एक्सरसाइज़ साइक्लोन 2026 किस-किस के बीच में? भारत और मिस्र के बीच में होगा साइक्लोन 2026 सैन्य अभ्यास। इसमें क्या-क्या चीज़ें होंगी? इसमें आतंकवाद विरोधी अभियानों में सहयोग बढ़ाना इसका उद्देश्य होगा। रेगिस्तानी और अर्ध रेगिस्तानी क्षेत्रों में सैन्य प्रशिक्षण होगा। दोनों सेनाओं के बीच में रणनीतिक समन्वय, स्ट्रैटेजिक कोऑर्डिनेशन क्या होगा? स्ट्रैटेजिक कोऑर्डिनेशन स्ट्रैटेजिक कोऑर्डिनेशन दोनों सेनाओं के बीच में रणनीतिक समन्वय होगा और रक्षा संबंध है उनको मजबूत करना इसका एक प्रमुख उद्देश्य होगा। अगर हम बात करें मिस्र की तो मिस्र की राजधानी क्या है? कायरो है। मिस्र की राजधानी क्या है? कायरो है। और भारत और मिस्र के बीच में रक्षा संबंध वो धीरे-धीरे मजबूत होते जा रहे हैं, जो कि हमारे एक एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है उसका एक इम्पोर्टेंट सक्सेस मान सकते हैं।
भारतीय विदेश नीति। तो साइक्लोन 2026 है ना वैसा भारत और मिस्र के बीच में होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा मिस्र, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं और ये है आज का आखिरी सवाल। ब्रेल और सांकेतिक भाषा सेवाएँ शुरू करने वाला पहला क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय कौन-सा है? दिल्ली आरपीओ, मुंबई आरपीओ, भोपाल आरपीओ या पटना आरपीओ? कौन-सा पहला कार्यालय है, पासपोर्ट कार्यालय? क्या होगा इसका सही आंसर? ब्रेल और सांकेतिक भाषा सेवाएँ शुरू करने वाला। तो ये है आपका, इसमें सही आंसर आपका हो जाएगा भोपाल, भोपाल क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, ठीक है? भारत में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंतर्गत आता है रीजनल पासपोर्ट ऑफिस, इसको बोलते हैं रीजनल पासपोर्ट ऑफिस, रीजनल पासपोर्ट ऑफिस आरपीओ। ये किसके अधीन आता है? इसका क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय इसको बोलते हैं, है ना? इसी का नाम है ये। ये किसके अंतर्गत आता है? ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, विदेश मामलों का मंत्रालय, यानी कि विदेश मंत्रालय के तहत आता है। तो भोपाल देश का पहला ऐसा क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय बना है जिसमें ब्रेल और सांकेतिक भाषा है, उसकी सेवाएँ शुरू की गई हैं। इसका उद्देश्य दिव्यांग नागरिकों को पासपोर्ट सेवाओं में समान और आसान पहुँच प्रदान करना है। तो ब्रेल भाषा में सूचना और सहायता उपलब्ध करवाना इसकी प्रमुख विशेषता है। सांकेतिक भाषा के माध्यम से संवाद सुविधा प्रदान करना, दिव्यांगजनों के लिए सरल और समावेशी सेवा प्रणाली, दिव्यांगजनों के लिए सरल और समावेशी सेवा प्रणाली, सरकारी सेवाओं को एक्सेसिबल गवर्नेंस की दिशा में आगे बढ़ाना, संबंधित स्टैटिक जो फैक्ट अगर हम देखें इसके, तो वह भारत में पासपोर्ट सेवाएँ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अधीन आती हैं, ठीक है? जो हम अभी देख रहे हैं कि पासपोर्ट सेवा जो प्रोजेक्ट है, उसका उद्देश्य सेवाओं को डिजिटल और पारदर्शी बनाना है, ठीक है? तो इसमें हमने देखा कि भोपाल क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, उसने ब्रेल और सांकेतिक भाषा सेवाएँ शुरू करने वाला पहला क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय बन गया है, ठीक? ये था आज का आखिरी सवाल। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट जो भी नए वीडियोज़ हैं उनका नोटिफ़िकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच पाए। ठीक है? प्लीज़ सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल, प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।